Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Sumayya Fareed and I am a lecturer in Time Institute मुल्तान। हम इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है काइनेजियोलॉजी और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट क्या होती है। एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट स्मूथ होती है, एक्यूरेट होती है और पर्पसफुल होती है। एक मूवमेंट का स्मूथ, एक्यूरेट और पर्पसफुल होना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम एक इंटीग्रेटेड एक्शन ऑफ मसल जो है वो हम परफॉर्म करवा सकें। ठीक है, कोई भी हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म करानी है उसके लिए हमारे मसल्स का हमारे नर्वस सिस्टम के साथ एक इंटीग्रेटेड स्मूथ एक्शन जो है वो परफॉर्म हो सके। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है अचीव करने के लिए जो कंसर्न मसल ग्रुप्स जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास प्राइम मूवर्स होते हैं, दूसरे हमारे पास सेकेंडरी मूवर्स होते हैं, तीसरे हमारे पास साइनर्जिस्ट होते हैं और चौथे हमारे पास फिक्सेटर्स होते हैं। जो प्राइम मूवर्स होते हैं उन्हें हम एगनिस्ट्स भी कहते हैं। जो हमारे पास सेकेंडरी मूवर्स होते हैं वो एंटागनिस्ट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फ्लेक्शन करवानी है। ठीक है, तो फ्लेक्शन करवाने के लिए अगर हम लोग बाइसेप जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, एक प्राइम मूवर जो है वो हमेशा कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो सेकेंडरी मूवर है यानी कि जो एंटेगनिस्ट है वो उसकी मूवमेंट को बगैर किसी रेजिस्टेंस के अलाउ करता है कि वो अपना एक्शन जो है वो फ्रीली परफॉर्म कर ले। ठीक है, वो कोई उसको जो है वो रुकावट उसके दरमियान में नहीं डाले, कोई रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर हमारा प्राइम मूवर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमारा सेकेंडरी मूवर जो है यानी कि एंटेगनिस्ट जो है वो हमारा रिलैक्स कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास प्राइम मूवर जो है अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो एक्शन परफॉर्म करवाएगा। फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो फ्लेक्शन में हमारे पास अगर बाइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो हमारे पास ट्राइसेप्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स कर रहे होंगे। इसी तरह अगर हम लोगों ने एक्सटेंशन परफॉर्म करानी है तो एक्सटेंशन के लिए हमारे जो है वो ट्राइसेप्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बाइसेप्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगे। तो इस केस में हम लोग ये कहेंगे एक्सटेंशन में हमारे जो ट्राइसेप्स हैं वो हमारे प्राइम मूवर्स हैं और जो हमारे बाइसेप्स हैं वो हमारे सेकेंडरी मूवर्स हैं। लेकिन फ्लेक्शन के केस में क्योंकि फ्लेक्शन हम लोगों ने एक्शन को देखना होता है कि हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं और उस एक्शन को परफॉर्म कराने के लिए कौन से मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो जो एक्शन होता है उसको मसल जो करवा रहा होता है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो हमारा प्राइम मूवर होगा। हो सकता है वही मसल जो है वो किसी दूसरे एक्शन के अंदर सेकेंडरी मूवर के तौर पे एज अ एंटेगनिस्ट जो है वो वहाँ पे अपना फंक्शन प्ले कर रहा हो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है बात की। अब हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर साइनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर्स। साइनर्जिस्ट जो होते हैं वो हमारे पास वो स्मॉल मसल्स होते हैं जो कि हमारे पास जॉइंट में होते हैं और वो हमारे पास फैसिलिटेट करते हैं प्राइम मूवर्स की एक्शन को। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे हो सकते हैं यहाँ पे बहुत स्मॉल मसल्स हों जो कि क्या कहते हैं जो भी आपका प्राइम मूवर एक्शन परफॉर्म करा रहा है, फ्लेक्शन करवा रहा है, एक्सटेंशन करवा रहा है, वो उसके साथ हेल्प करें उस एक्शन को स्मूथ और एक्यूरेट परफॉर्म होने के लिए। ठीक है, जबकि फिक्सेटर्स वो हमारे पास मसल्स होते हैं जो कि अननेसेसरी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 जॉइंट मसल है, 2 जॉइंट मसल का मतलब है कि वो आपके 2 जॉइंट के ऊपर से गुजर रहा है। अभी आप जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक जॉइंट के ऊपर है, दूसरे जॉइंट के ऊपर वो एक्शन उस मसल का भी कोई काम नहीं है। तो फिक्सेटर्स क्या करेंगे कि जो सेकंड आपको जॉइंट है जिसके ऊपर अभी आपको मूवमेंट नहीं रिक्वायर्ड वो वहाँ पे उसको फिक्स कर देगा ताकि आप जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो स्मूथली और विदाउट एनी रेजिस्टेंस जो है वो परफॉर्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर देखें तो हमारे पास मसल ग्रुप्स हमने देख लिए हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हमने देख लिया है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या होती है? ऑब्वियसली बात है कि एक मसल को एक्शन परफॉर्म कराने के लिए उसके पास कोई ना कोई स्टिमुलस जो है वो आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना रोल प्ले करता है। हमारे पास नर्वस सिस्टम मसल के साथ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना हो तो काम करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास टाइप्स ऑफ नर्व्स आ जाती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स या टाइप्स ऑफ नर्व्स में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ये हमारा मसल है। ठीक है, अब हम लोगों ने मसल के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म कराना है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की अगर बात करें तो वो 3 टाइप्स के होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और मिक्स्ड न्यूरॉन्स होते हैं। अब तीनों का फंक्शन जो है वो भी अलग अलग होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो कि स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, सेंस करके। उसके लिए हमारे पास क्या कहते हैं, स्किन के ऊपर सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो प्रेजेंट होता है। हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं, ठंडा गर्म जो भी है,
फॉर एग्जाम्पल हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएंगे कि दिस इज़ वेरी हॉट थिंग, अपना हाथ फ़ौरन पीछे कर लें वरना जलने का खतरा है। तो वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो हमें एक्शन आएगा वो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और हम फ़ौरन हाथ को जो है वो पीछे कर लेंगे। तो अब उसमें क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो मसल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ स्टिमुलस लेके गए हैं, वो हमारे कौन से न्यूरॉन्स होंगे? सेंसरी। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कमांड क्या दी है कि हाथ जो है, मसल जो हाथ के हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होके हाथ पीछे कर लें सो दैट आपका हाथ ना जले। ठीक है, तो वो वाला जो एक्शन है, कमांड है, वो मसल की तरफ जो हमारे न्यूरॉन्स लेके आ रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब मिक्स न्यूरॉन्स क्या होते हैं? मिक्स न्यूरॉन्स वो होते हैं, अब देखें सेंसरी न्यूरॉन ने एक अलग पाथवे फॉलो किया, मोटर न्यूरॉन ने एक अलग पाथवे फॉलो किया। अब ऐसा न्यूरॉन जो एक ही मसल एक ही पाथवे फॉलो करे, यानी कि मसल से स्टिमुलस को जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाए और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसी पाथवे के थ्रू, उसी न्यूरॉन के थ्रू क्या कहते हैं, हमें मसल के पास एक्शन भेज दे, वो हमारे पास होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, यानी कि कहने का मकसद है कि फॉर एग्जांपल ये आपका मसल है और ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर यहाँ से ये वाला सेंसरी उसे लेके गया है तो मोटर इसके थ्रू नहीं आएगा एक्शन, वो उसी पाथवे के अलॉन्ग होगा, लेकिन उसके रास्ते अलग अलग होंगे, न्यूरॉन्स अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही एक्शन एक ही हमारे पास नर्व लेके जा रही है और वही नर्व हमारे पास एक्शन भी लेके आ रही है, यानी स्टिमुलस भी वही नर्व लेके जा रही है और एक्शन भी वही नर्व लेके आ रही है, तो वो हमारे पास होती है मिक्स्ड। और अगर हमारे पास सेंसरी जो है वो एक अलग पाथवे फॉलो करके जा रही है और मोटर अलग करके आ रही है, तो हमारे पास ये दोनों अलग कैटेगरीज के अंदर जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है न्यूरोनल पाथवे। एफरेंट हमारे पास जो इम्पल्स होती है वो मसल की तरफ आती है, इफरेंट जो है वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास बात आ जाती है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स कौन सी होती हैं। देखें, जो हमारे पास मूवमेंट जो है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होती हैं, वो हमारे पास कहलाती हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स, और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हमारे पास वो कहलाती हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के अंडर कंट्रोल नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पानी पीना है या मैंने इस पेन की कैप को ओपन करना है, तो उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा और मैं ये जो भी एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, मैंने परफॉर्म किया, मैंने सोचा है कि मैंने ये कैप ओपन करनी है, तो मेरे ब्रेन से जो है इम्पल्सेस जो हैं वो मेरे हाथ की तरफ आई हैं, हाथ के मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, पहले मैंने इसको पकड़ा है, ग्रिप किया है, फिर इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, ये सारा एक्शन जो है वो मेरे ब्रेन के कंट्रोल में था। ठीक है, लेकिन अगर मैं सांस लेती हूँ, मैं आँखें जो है वो झपकती हूँ, ये सारी चीज़ें ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, ये खुद ब खुद ही हो रही हैं। हार्ट रेट है मेरा, दिल धड़कना है, वो ब्रेन के अंडर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे ब्रेन के अंडर कंट्रोल आ जाती हैं वो हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स में आ जाती हैं, और जो हमारे ब्रेन के अंडर कंट्रोल नहीं रहती वो, या जो हमारे ब्रेन के अंडर कंट्रोल नहीं होती, जो खुद ब खुद ही एक्शन परफॉर्म करती हैं कि खुदा ना खास्ता फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन डेथ हो जाए या कॉमा हो जाए तो वो एक्शन अपने परफॉर्म होते रहें। ठीक है, और वो नेसेसरी भी होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऑन अ लाइटर नोट, अगर ब्रीदिंग जो है वो ब्रेन के कंट्रोल में होती है और कभी हम सांस लेना भूल जाते तो ठीक है, डेथ कॉज हो सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं वो हमारे पास वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, और जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती हैं, खुद ब खुद ही परफॉर्म हो रही होती हैं, वो हमारे पास इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आती हैं। अब क्या होता है, जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स है ना वो इनिशिएट कहाँ पे होती हैं। ठीक है, इनिशिएट हमारे ब्रेन के अंदर, पूरा ब्रेन तो उन्हें इनिशिएट नहीं करवाता ना। ठीक है, तो हमारे पास जो भी इम्पल्स जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ और वहाँ से वॉलेंट्री मूवमेंट ने इनिशिएट होना होता है, तो वो हमारे पास जो इम्पल्स जा रही है, जो स्टिमुलस जा रहा है, वो हमारे पास ब्रेन स्टेम के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वहाँ पे जाता है। पहले हमारे पास इम्पल्स जो है वो ब्रेन स्टेम में जाती है। ब्रेन स्टेम क्या कराता है कि वो ऑल्टर कर देता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की फंक्शनिंग को। ठीक है, जैसे ही उसकी फंक्शनिंग जो है वो ऑल्टर होती है, वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लान करने के लिए कि उसने एक्शन को किस तरह परफॉर्म कराना है, किस तरह एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है कि वो रिस्पॉन्सिबल करता है पैटर्न। अच्छा, प्लानिंग किस चीज़ की होती है कि पैटर्न क्या होगा मूवमेंट का। फॉर एग्जांपल, अगर ये पेन यहाँ पे पड़ा हुआ है और मैंने इस पेन को उठाना है, अब
सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो क्या प्लानिंग करेगा कि अच्छा ये हाथ जो है वो सीधा जाए और इस पेन को उठा ले, ठीक है। अब इस पेन को उठाने के डिफरेंट रास्ते भी हैं। मैं यहाँ से भी हाथ ला के इसको उठा सकती हूँ, मैं वहाँ तक वॉक करके जाऊँ, वापस आऊँ, फिर इस पेन को उठाऊँ, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। लेकिन सबसे शॉर्ट टाइम में कौन सा एक्शन परफॉर्म हो सकता है कि मैं सीधा हाथ करूँ और इसको उठा लूँ। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो प्लान करता है कि पैटर्न ऑफ एक्शन क्या होगा, एक्शन परफॉर्म कैसे होगा। मैंने कान को पकड़ना है, मैं यूँ करके कान को भी पकड़ सकती हूँ, मैं यहाँ से हाथ घुमा के भी कान को पकड़ सकती हूँ। डिफरेंट तरीक़ों से एक चीज़ को परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा वेल कोऑर्डिनेटेड एक्शन कौन सा हो जो लेस टाइम में एफिशिएंटली उस एक्शन को परफॉर्म करवा ले, वो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमें वो एक्शन जो है वो परफॉर्म करवाए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बहुत क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आ जाती हैं। एक्टिव मूवमेंट्स होती हैं, पैसिव मूवमेंट्स होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस यही टॉपिक था जिसको मैंने कंप्लीट करवाना था न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में। अभी इसके अंदर हम लोग रिफ्लेक्स आर्क, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इन सब चीज़ों को भी जो कवर करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो उनका सारा जो है ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। थैंक यू।